लेकिन सबसे पहले आज हम अपने विश्लेषण की शुरुआत दो सवालों से कर रहे हैं। पहला, क्या हमारे देश में आई लव मोहम्मद विवाद के जरिए त्योहारों के मौके पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए जानबूझकर जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर हिंसक विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं? और दूसरा, क्या त्योहारों पर माहौल बिगाड़कर देश की अर्थव्यवस्था पर चोट करने की कोई नई साजिश है? क्योंकि जांच में जिस तरह की जानकारियां आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि यह मामला सिर्फ आई लव मोहम्मद के पोस्टर का नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग हो सकती है। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश में बरेली में हुई हिंसा के बारे में आज का नया अपडेट देते हैं। पुलिस का कहना है कि बरेली में हिंसा करने के लिए बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों से भी लोगों को बुलाया गया था। बरेली में हिंसा अचानक नहीं हुई थी, बल्कि इसकी तैयारी कई दिनों से चल रही थी। पहले से ही पोस्टर, बैनर और हमला करने के लिए बॉटल्स जमा कर लिए गए थे। इस हिंसा का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को बताया गया था और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के अवैध इमारत पर बुलडोजर चलाया गया और इस इमारत को तोड़ दिया गया। आज बरेली में एक बारात घर और एक दुकान को भी सील कर दिया गया और ये दोनों अवैध तरीके से वहां पर बनाए गए थे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली की हिंसा के बाद आरोपियों के खिलाफ बेहद सख्त एक्शन की बात इससे पहले कही थी और आज वो एक्शन जमीन पर दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा 4 सितंबर को यह विवाद कानपुर से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में भी फैल चुका है। भारत के नक्शे पर जरा आप देखिए, इन राज्यों में आपको क्या समानताएं दिखाई देती हैं। ये वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी या फिर एनडीए की सरकारें हैं। अब इन्हीं राज्यों में खास तौर पर इस विवाद के जरिए माहौल बिगाड़ा जा रहा है और इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में अब इस पोस्टर के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि त्योहारों के इस समय पर जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिशें हो रही हैं। हमारे देश में नवरात्र से लेकर छठ के पर्व तक लगभग 1 महीना हिंदू त्योहारों का समय होता है। इस दौरान नवरात्र, दशहरा, दिवाली और छठ के त्योहार मनाए जाते हैं। पूरे देश में खुशियों का माहौल होता है, बाजारों में रौनक होती है और पूरे साल हमारे देश के लोग बचत करते हैं और फिर दिवाली और नवरात्र पर खुलकर अपना पैसा खर्च करते हैं। इस बार जीएसटी की छूट की वजह से त्योहारों पर बम्पर कारोबार होने की संभावना है। अब आप इन 2 तारीखों पर जरा ध्यान से नजर डालिए। पहला 3 सितंबर, इसी दिन जीएसटी में छूट का ऐलान किया गया था और दूसरी तारीख है 4 सितंबर, यानी इसके अगले ही दिन कानपुर में आई लव मोहम्मद का विवाद शुरू होता है। क्या यह कोई साजिश है? क्या कोई ये साजिश कर रहा है कि त्योहारों पर देश भर में लगातार हंगामे होते रहें, माहौल खराब होता रहे, लोग बाहर निकलने में, बाजार जाने में डरने लगें, खरीदारी कम हो जाए और लोगों को जीएसटी के सुधार का फायदा न मिल पाए? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ये मानते हैं कि त्योहारों पर माहौल बिगाड़ने की एक साजिश चल रही है। कई राज्यों में माहौल बिगाड़ने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश खास तौर पर निशाना है और उत्तर प्रदेश के ही कई शहरों में अब माहौल बिगाड़ने की ऐसी कोशिश चल रही है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक प्राइवेट स्कूल में हिंदू धर्म के बच्चों से जबरदस्ती एक धार्मिक स्लोगन लिखवाया गया जिस पर आई लव मोहम्मद लिखा था। 4 सितंबर को कानपुर से शुरू हुए इस विवाद को लेकर कुछ लोगों ने जानबूझकर अफवाह फैलाई और इसलिए यह विवाद आज कई राज्यों में फैल चुका है। कानपुर के मामले में सच को जानबूझकर दबा दिया गया और आप भी शायद जानते नहीं होंगे कि सच क्या है, क्योंकि यहां पर सच आप तक पहुंचने नहीं दिया गया। क्या वाकई में यह कोई विवाद था? सच ये था कि कानपुर में कुछ मुस्लिमों ने प्रशासन की अनुमति के बिना गलत स्थान पर बैनर लगा दिए और टेंट लगा दिए थे, जबकि उनके पास इसकी परमिशन नहीं थी और इसीलिए पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
लेकिन जानबूझकर कुछ नेताओं ने, कुछ मौलानाओं ने और कुछ लोगों ने ये कहानी बना दी कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर आई लव मोहम्मद लिखने पर एफआईआर दर्ज की गई है और ये पूरा मामला धार्मिक बना दिया गया। सोचने वाली बात यह है कि जो विवाद कानपुर में केवल एक पोस्टर लगाने से शुरू हुआ, वो पूरे देश में कैसे फैल गया। हमारे देश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 11 वर्षों में छोटे छोटे मुद्दों पर हंगामा करके लगातार देश में माहौल बिगाड़ने की कोशिशें होती रहती हैं। थोड़ा पीछे आपको ले जाता हूं। वर्ष 2019 और 2020 में, जब आपको याद होगा, नया नागरिकता कानून आया था जिसे हम CAA कहते हैं। CAA का बहाना बनाकर जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किए गए थे, हंगामे किए गए थे। दिल्ली में शाहीन बाग में 101 दिनों तक यह प्रदर्शन चला था और तब दिल्ली में दंगे भी हुए थे। वर्ष 2020 से लेकर 2021 तक किसान आंदोलन के जरिए दिल्ली में लगभग 1 साल तक दिल्ली के आसपास के इलाकों में यह धरना प्रदर्शन चलता रहा था। हाईवेज को बंद कर दिया गया था, ब्लॉक कर दिया गया था। इसके बाद वर्ष 2022 में कर्नाटक में छात्राओं को हिजाब पहनकर कॉलेज आने से जब रोका गया, तो इस स्थानीय मुद्दे को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया और देश के अलग अलग शहरों में इसे लेकर भी प्रदर्शन हुए। इसके अलावा कभी अग्निवीर योजना तो कभी पेपर लीक जैसे मुद्दों पर युवाओं को भड़काकर हिंसक प्रदर्शन किए गए। पिछले ही हफ्ते आप देखिए 24 सितंबर को लद्दाख में भी एक ऐसी ही हिंसा हुई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस हिंसा में भी नेपाल से लोगों को बुलाने और नेपाल जैसा विद्रोह यहां करने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल ये एक डीप स्टेट की सोच है जिसमें विदेशी ताकतें हमारे देश को लगातार अस्थिर करने का एक भी मौका चूकती नहीं। ये जो टूल किट है, ये खास तरह के फॉर्मूले पर काम करता है। अब देखिए कैसे। इसमें आपको एक समानता नजर आएगी। पहले किसी मुद्दे पर सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई जाती है, फिर कुछ खास तरह के नेता, कुछ खास लोग भड़काऊ बयान देकर लोगों को भड़काते हैं। उसके बाद सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। विदेशी ताकतें इसके लिए देश के कुछ नेताओं को, NGOs को, अलग अलग कार्यकर्ताओं को, अलग अलग संगठनों को लगातार फंडिंग करती रहती हैं और ये जो सारी चीजें होती हैं, ये लोकतंत्र के नाम पर की जाती हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर की जाती हैं। कभी कहा जाता है कि कोई एक खास धर्म खतरे में आ गया है और इस प्रकार की बातें करके ये विरोध प्रदर्शन देश में आग की तरह फैलाने की कोशिश होती है।